नमस्कार, राधे राधे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने 5 नवंबर का करंट अफेयर लेके आई हूँ। तो चलिए इस ओर बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, 1 नवंबर से 7 नवंबर तक, 2 नवंबर से 8 नवंबर तक। अगर किसी को पता है तो बताएं। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर है वो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है। जो सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता सप्ताह मनाया जा रहा है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, वो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सत्यनिष्ठता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। ये सार्वजनिक जीवन में या संपूर्ण जीवन में नैतिकता और सत्यनिष्ठता, नैतिकता यानी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। नैतिकता के ऊपर यह दिवस मनाया जाता है। सत्यनिष्ठता कि आप हमेशा सत्य का ही साथ दें, सत्य बोलें, ठीक है, इसके ऊपर ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। इस साल की जो थीम है, ये थीम का नाम क्या है, थीम का लोगो क्या है? भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। स्वाभाविक सी बात है, आप नैतिकता अपनाएंगे, सत्यनिष्ठ होंगे तो आप भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका लोगो आप विशेष ध्यान रखें। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ते हैं। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी जो स्थापना है वो 1964 में हुई थी। चलिए और इसके आगे पढ़ते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो मुख्य सतर्कता आयोग जो एक मैन होता है और 2 सतर्कता आयोग होते हैं। 2 से कम भी हो सकते हैं पर एक सतर्कता आयोग मुख्य होता है। ठीक है, इसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो मुख्य सतर्कता आयोग है उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष के लिए होता है और अधिकतम 65 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। स्थिति जो है वो स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। ये एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, संविधान में इसके बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मिजोरम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसको आप अलग नोट करिए। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य संवर्धित अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, आप ये जैसे मंत्रिपरिषद की बात चल रही है, आप सभी को पता है, जैसे सर ने सभी को पढ़ाया है। अगर किसी को संविधान पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई सा भी सब्जेक्ट, तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मंत्रिपरिषद है वो कहाँ पे? सिर्फ अपने देश में सिर्फ 6 राज्यों में लागू है। ठीक है, वहां पर मंत्रिपरिषद स्थित है। इनकी मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना का मंजूरी दी गई है। चलिए, एएवाई के तहत राज्य सरकार पूरे झारखंड में 8 लाख घर बनाएगी। ये कितने घर बनाएगी? 8 लाख घर बनाएगी और गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त प्रदान करेगी। गरीबों को यह 8 लाख जो घर हैं वो वितरित किए जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसी तरीके से ये एक योजना है झारखंड के राज्य में। सरकार का इस योजना के तहत बेघरों के लिए 8 लाख पक्के घर बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, 8 लाख पक्के घर इन गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। झारखंड वैसे भी बहुत गरीब राज्य है।
झारखंड का गठन, अब जी झारखंड के बारे में बात चल रही है। झारखंड का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड का जो गठन है वो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? झारखंड 28वां राज्य है। झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और दूसरी राजधानी जो है उपराजधानी दुमका। क्या नाम है उसका? दुमका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 अगस्त 2023 को तिरंगा फहराते हुए अबुआ आवास योजना को शुरू करने का ऐलान किया गया था। 15 अगस्त को हमारे जो हेमंत सोरेन हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने यह ऐलान किया था। ठीक है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को 3 कमरे वाला पक्का मकान मुहैया कराने का किया जाएगा। ये जो मकान होगा वो तीन कमरों वाला मकान होगा। ठीक है, ये गरीबों को प्रदान किया जाएगा। चलिए, ये जो योजना है अबुआ आवास योजना, अब इसके लाभ क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। अबुआ आवास योजना का के तहत आवासहीन परिवारों को आवास प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिनके पास घर नहीं है उनको यह मकान प्रदान किया जाएगा। अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान लोगों को दिया जाएगा, जो हमने अभी पहले पढ़ लिया था। इस योजना के अंतर्गत 8 लाख आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। 8 लाख आवास योजना 8 लाख मकान गरीबों को देने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। कितने रुपए का बजट तय किया गया है? 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा 2026 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा गया है। मतलब उन्होंने इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2026 तक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत नौसेना के लिए कितने राफेल जेट खरीदेगा? इसके ऑप्शंस हैं 16, 20, 26, 30। बताएं इसका आंसर क्या है? बताइए, आपने सुना होगा राफेल के बारे में। चलिए, इसका जो आंसर है वो मैं बताती हूँ, वो है 26। ठीक है, भारत सरकार ने नौसेना के लिए राफेल जेट के नौसेना संस्करण के 26 विमान खरीदने के बारे में फ्रांस को सूचना दे दी है। मतलब हम ये जो जेट खरीद रहे हैं वो कहाँ से खरीदेंगे? फ्रांस। हमने उनको बता दिया है कि हमको 26 जेट चाहिए। ठीक है, राइफल जेट हमको फ्रांस से लेने हैं, उनको हमने सूचना दे दी है। दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क के तहत यह समझौता किया गया है। दोनों देशों के बीच संधि हुई है। ये विश्वास के तौर पर चलता है कि हाँ भाई, अंतर सरकारी का मतलब एक विश्वासपूर्ण संधि, उस पर उनके द्वारा इन्होंने ये एक सौदा किया है। इन युद्धक विमानों के मुख्य रूप से भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। ये जो जेट है वो विक्रम, जो हमारा स्वदेशी जो जेट है, स्वदेशी विमान है, उसका नाम क्या है? INS विक्रांत। INS विक्रांत पर ये तैनात किया जाएगा। इसका इंडियन नेवी शिप विक्रांत। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंडियन नेवी शिप विक्रांत पर ये राफेल जेट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो इमेज है देखिए आप। ये देखिए, ये जो है वो राफेल की एक इमेज है। ठीक है, इसके जो विंग्स की जो लंबाई है, ये जो विंग्स है, पंख है, इसकी जो लंबाई है वो 35.76 फीट है। ठीक है, और बॉर हेड जो है वो 9,500 किलोमीटर का है। ठीक है, लंबाई जो है वो 17.38 फीट है, सॉरी ऊंचाई। ठीक है, और क्लाइवे रेट जो है वो 60,000 फीट प्रति मिनट है, और खाली जो वजन है वो 10,300 किलोग्राम है। लंबाई जो है इसकी वो 50 फीट है, और अधिकतम क्लाइव रेट जो है वो 60,000 फीट प्रति मिनट है।
ठीक है। इसकी जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर है और अधिकतम वजन जो है वो ये इस वाले साइड का ये दिखाई दे रहा है। अधिकतम जो वजन है वो 24,500 किलोमीटर है। सर्विस सेलिंग जो है वो 50 से 60,000 फीट है। टॉप स्पीड क्या है इसकी 1.8 मैक या 2200 से लेके 2300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। मैन्युफैक्चर जो है वो 10वां एविएशन फ्रांस। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसी के बारे में है। प्रकार जो है, जो हमने राफेल देखा उसी के बारे में बात चल रही है। प्रकार कौन सा है? मल्टी रोले लड़ाकू। ये जो प्रकार है वो कौन सा है? मल्टी रोले लड़ाकू। उत्पत्ति देश कौन सा है? जो अभी मैंने बताया था आपको, फ्रांस। उत्पादक जो है वो क्या है? डेसोल्ट विमानक। उत्पाद कौन करता है फ्रांस में? डेसोल्ट विमानक इसका उत्पादन करता है। प्रथम उड़ान कब करी थी? इसका जो डेमो लिया गया था वो कब हुई थी? राफेल ए डेमो वो जो हुआ था 4 जुलाई 1986 में इसका एक डेमो हुआ था, यानी प्रथम उड़ान हुई थी ए की, राफेल ए की। और राफेल सी की कब हुई थी? 19 मई 1991 में इसकी प्रथम उड़ान हुई थी। प्रारंभ कब हुआ था? 18 मई 2001 में। ठीक है। इसकी जो स्थिति है वो क्या है? सेवा के लिए है। ठीक है। इसको लड़ाइयों में यूज किया जाता है ना, युद्धों में यूज किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्तागण कौन कौन से हैं? फ्रांसीसी वायुसेना इसका उपयोग कर चुकी है। प्राथमिक उपभोक्ता जिसके नाम लिए जा रहे हैं, फ्रांसीसी वायुसेना, फ्रेंच नौसेना और मिस्र की वायुसेना इसका उपयोग कर चुकी है। जो निर्मित है ये कब से प्रारंभ हुआ इसका निर्माण होना? 1986 से लेके वर्तमान तक, मतलब 1986 से लेके वर्तमान तक इसका निर्माण होता जा रहा है और आगे भी होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा और केरल। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है। कहां पर है ये? उत्तराखंड में ये राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य रिजर्व और उसके आसपास के परिदृश्य के पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। ये जो रिजर्व जो क्षेत्र है उसके जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, ठीक है, उसको संरक्षित करके रखना। ठीक है। और उसको कुछ हानि ना पहुंचाना, ये उनका उद्देश्य है। और उसमें तेजी लाना मतलब और विकास करना, ये उनका उद्देश्य है। साथ ही इसके द्वारा स्थानीय समुदाय को पर्यावरण पर्यटन का लाभ उठाने और मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने में भी मदद मिलेगी। ठीक है। ये पर्यटन के उद्देश्य से भी इसको लाभ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक क्षेत्र रिजर्व कर रहे हैं, पर्यावरण पर्यटन के रूप में इसको हम एक आगे हम देख सकते हैं। ठीक है। और मानव वन्य जीव संघर्ष, ठीक है, उससे तो इसको लाभ होना ही है। बड़ी दिक्कत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक मेगा कार्यक्रम में बाघों की नवीनतम संख्या जारी की थी। कौन ने की थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री जी ने, जो क्या नाम है उनका, नरेंद्र मोदी। ठीक है। आंकड़ों के मुताबिक देश में बाघों की आबादी जो 2018 में है वो कितनी थी? 2967 थी। 2018 की बात चल रही है। ठीक है। इससे बढ़कर 2022 में जो है 3167 हो गई है। मतलब 2018 में कितनी थी? 2967 थी। और अब 2022 में कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मैदानी लैंडस्केप, मध्य भारत और
सुंदरबन में बाघों की आबादी बढ़ी है। कहाँ कहाँ का बढ़ी है? शिवालिक, शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे ऊपरी वाला भाग है। शिवालिक पहाड़ियों पर और गंगा के मैदानी लैंडस्केप में जो भूदृश्य जो होता है वहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ी है। हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में और मध्य भारत और सुंदरबन में मतलब पश्चिम बंगाल के साइड बाघों की संख्या बढ़ी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर ब्रह्मपुत्र के मैदानों में उसकी संख्या घट गई है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में और पूर्वी उत्तर ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बाघों की संख्या घट गई है। ठीक है। क्या है भारत सरकार का प्रोजेक्ट? मतलब इसमें ये मतलब भारत प्रोजेक्ट के बारे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में इसमें दिया है। बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है, जो हमने कल भी पढ़ा था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया था। जो भारत में इसके जन्मदाता कौन है प्रोजेक्ट टाइगर के? कैलाश सांखले। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र सरकार सपोर्टेड है। केंद्र सरकार से सपोर्टेड है ये, जलवायु मंत्रालय से ये जो सपोर्टेड है प्रोजेक्ट टाइगर, जो नामित बाघ अभ्यारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय सहायता प्रदान करता है राज्यों को बाघ संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? इसके जो ऑप्शन है वो है, पहला है एक, दूसरा है दो, तीसरा एक, पहला ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है तीन, चौथा ऑप्शन है पांच। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया है। किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना ने वर्चुअली, यानी मतलब वहां पर मौजूद नहीं थे पर उन्होंने देखकर वो या किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसको देखकर उद्घाटन किया है। कितने प्रोजेक्ट का? 3 प्रोजेक्ट हैं, डेवलप प्रोजेक्ट हैं, उनको उसका उद्घाटन किया है। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, पहली कौन सी है? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। ठीक है, मोगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकंड शामिल है। ठीक है, ये जो रेल परियोजनाओं के नाम है ये जो बता रहे हैं, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ठीक है, और जो मोगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकंड शामिल है। ये क्या है? ये जो 2 रेल परियोजनाएं हैं। ठीक है, और जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। हाल ही में रिलायंस, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने भारत के कितने जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किया है? इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 7। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है 4। रिलायंस जियो ने भारत के 4 सुदूर जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किया है। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस, कांग्रेस यहाँ कोई पार्टी नहीं है, सम्मेलन, कांग्रेस को सम्मेलन भी कहा जाता है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अपने परीक्षणों की घोषणा की। ठीक है, रिलायंस जियो दूर संचार विभाग से ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस वाली 2 कंपनियों में से एक है। ठीक है, ये सुदूर जिले सैटेलाइट परीक्षण किया जा रहा है और ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने अपने परीक्षणों की इसमें घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में कितने करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस है 4,250 करोड़ रुपए, 5,900
5,900 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ रुपए और 7,000 करोड़ रुपए। इसका जो आंसर है वो है 5,900 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में कहां पर? गुजरात के मेहसाना जिले में 5,900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? गुजरात के मेहसाना जिले में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को 2047 तक हर क्षेत्र में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अमृत काल में भी लगातार काम कर रही थी। सरकार जो है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक कि हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे और निरंतर इसके लिए हम कार्यरत हैं। ठीक है, उद्घाटन की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से उत्तरी गुजरात में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों में समृद्धि और खुशहाली भी आएगी। ये एक तरह का ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर राष्ट्र को उन्नत बनाना है। अभी जो गुजरात को जो 5,900 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी है वो गुजरात को डेवलप करने के लिए दी है। मतलब एक दूसरे कहीं ना कहीं गुजरात का विकास हो, व्यापारों का विकास हो, व्यापारियां बढ़े। ठीक है, तो विकास कहीं ना कहीं गुजरात का विकास होगा, इससे राष्ट्र का भी विकास होगा और भी राज्यों को विकास दिया जाएगा। इसी तरह गुजरात का राज्य पशु जो है भारतीय एशियाई शेर है। गुजरात का जो राज्य पशु है वो कौन है? भारतीय राष्ट्र एशियाई शेर है। ठीक है, इसकी जो ये जो इमेज है सबने देखी होगी। विश्व की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम स्थल भी गुजरात है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, उसका उद्गम स्थान भी कहाँ है? अपने गुजरात में। गुजरात में पोरबंदर जानते ही हैं सब, गांधीनगर, सोमनाथ मंदिर, कच्छ, द्वारका मंदिर, बड़ोदरा और अक्षर मंदिर आदि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मौजूद हैं। द्वारका मंदिर, अक्षरनाथ मंदिर, बहुत सारी चीजें वहां पर गुजरात में स्थित हैं। गुजरात को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। गुजरात को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, इसलिए वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी ये एशियाई शेर है। ठीक है, यहाँ के पर्यटन स्थलों के कारण इसे द लैंड ऑफ लीजेंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये पर्यटन स्थलों के कारण, यहाँ पर पर्यटन स्थलों के कारण बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसे द लैंड ऑफ लीजेंड्स भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चित्रकूट के तुलसी पीठ में कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया है? बताएं। इसका जो आंसर है वो है सी, तीन पुस्तकों का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिनमें से प्रत्येक हिंदू धर्म और इसकी समृद्ध परंपराओं में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये इनमें से ये जो 3 पुस्तकें हैं वो हिंदू धर्म के बारे में विस्तृत ज्ञान और समझ को समझाती हैं। ठीक है, और उसकी परंपराओं को बताती हैं। समृद्ध परंपराओं का अद्वितीय दृष्टिकोण है, अंतर्दृष्टिकोण उस पुस्तक में शामिल है। एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के गुजरात में तुलसी पीठ पहुंचे थे और तभी इन्होंने इसका विमोचन किया था, इन 3 पुस्तकों का। ठीक है, चलिए चित्रकूट में हुआ है। ठीक है, चलिए हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? इसके ऑप्शंस है केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बताइए। इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के बेलगावी में स्मार्ट सिटी मिशन ने महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल पेश की है।
ये जो कर्नाटक के बेलगावी जो स्थान है, वहाँ पर महिलाओं का बाजार, मतलब महिलाओं के द्वारा हर चीज़ दी जाती है, उनके द्वारा हाथ से बनाई गई चीज़ें, खाने की चीज़ें, पूरा जो मार्केट है वो महिलाएं संचालित करती हैं। तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक अच्छी सी मिसाइल पेश की है कर्नाटक सरकार ने। इनसे शहर के मध्य में एक महिला बाजार विकसित किया है, जिनसे लोगों के लिए स्ट्रीट फूड, मतलब खाने की चीज़ें, स्थानीय व्यंजनों, ठीक है, वहाँ का जो पारंपरिक व्यंजन है, भोजन है, वो हाथ से बने सामान मिलते हैं, हाथ से बने सामान मिलते हैं और महिला ही वो दुकानों को चलाती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ से महिलाओं ने 58 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। यह जो बाजार बनाया गया है, उस बाजार से महिलाओं ने कितना लाभ कमाया है? 58 करोड़ रुपए अर्जित कर लिए हैं, 58 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। ये बहुत अच्छी पहल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शंस हैं बिग बास्केट और OLA, बेर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका जो आंसर है बिग बास्केट। अस्थायी श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों के मामले में डिजिटल मंच ओला और पोर्टर को डिजिटल श्रम मंचों के बीच सबसे कम अंक मिले हैं। ये जो श्रमिक, जो एक जो मंच था, बहुत सारे मंच थे, उनको श्रेणी प्रदान की गई है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ओला और पोर्टर, ये जो डिजिटल दो मंच हैं, उनको सबसे कम रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, ये याद रखें। और ये जो फ्रेमवर्क इंडिया रेटिंग जो है, वो श्रमिकों के लिए उनको एक अच्छा मंच प्रदान करती है, उनके विकास के लिए काम करती है, और वहाँ पर हम इनके विकास के लिए बातचीत कर सकते हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दे सकते हैं। तो ये ओला और पोर्टर को सबसे कम इसमें रेटिंग प्रदान की गई है। इस रेटिंग में डाटा के स्वामित्व को, सॉरी टाटा के स्वामित्व को, ठीक है, बाली बिग बास्केट ने सीट्स पर रही है। टाटा टाटा जो है वो उसका स्वामी है किसका? बिग बास्केट। बिग बास्केट मंच का जो नेतृत्व कर रहा है वो टाटा समूह है। ठीक है, तो बिग बास्केट सीट्स पर रही है। सबसे ऊपर सबसे अच्छी रेटिंग किसको मिली है? बिग बास्केट को मिली है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 के तहत भारत के 12 डिजिटल श्रम मंच का मूल्यांकन किया गया। ये जो डिजिटल मंच हैं वो कितने, जो रेटिंग दी गई है वो कितने मंचों की रेटिंग दी गई है? 12 को दी गई है। इनमें से 12 में से ही फर्स्ट सेकंड ऐसी रेटिंग दी है, और सबसे जो फर्स्ट पे रहा है वो क्या रहा है? बिग बास्केट। ठीक है, और सबसे कम जो हमने अभी पढ़ी थी वो है ओला और पोर्टर। ठीक है, चलिए समाप्त होते हैं यहीं। चलिए आज का जो करंट अफेयर है यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अब कल मिलते हैं इसी समय। राधे राधे।